Welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am राजदीप योर फिजिक्स लेक्चरर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड का टॉपिक यूनिट 5 में जो है लेज़र एंड होलोग्राफी। ये बहुत ही नया सा टॉपिक है आपके लिए क्योंकि 12th क्लास में भी आपने इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया होगा। एक तरीके से कह सकता हूँ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। हमारा चैप्टर है उसका नाम है लेज़र एंड होलोग्राफी। फिलहाल हम आज लेज़र का इंट्रो देखेंगे, होलोग्राफी हम बाद में देखेंगे। होलोग्राफी आपको पता ही है, आपने ज़रूर ऐसे कुछ स्टिकर देखे होंगे जिसको देखने पे आपको ऐसा लगता है 3D लुक आ रहा हो, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है हम बाद की क्लास में देखेंगे। आज हम देखेंगे लेज़र। तो लेज़र का आपको वैसे पता ही है, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ देखा होगा। लेज़र का यूज़ क्या क्या है? लेज़र का यूज़ हमने देखा होगा कि हम कुछ टीचिंग कराते हैं तो एक लेज़र पॉइंटर होता है जिससे हम पॉइंट मारते हैं। एक मार्केट में आता है, आजकल मिल जाता है मेले वगैरह में, एक पॉइंटर आता है लेज़र पॉइंटर। और जो हमारे पास मेडिकल लाइन है उसमें भी लेज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आइज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम लेज़र यूज़ करते हैं। और सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या है, वेपन्स के लिए भी हम लेज़र यूज़ करते हैं। आजकल मिलिट्री में वेपन्स के एग्जाम्पल के तौर पे लेज़र ले सकते हैं क्योंकि लेज़र काफ़ी डेंजरस वेपन है और काफ़ी चीज़ें को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। तो लेज़र वर्क कैसे करता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये आज से हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल आज हम इंट्रो देखेंगे कि थोड़ा बहुत हम देख लेंगे कि लेज़र के अंदर है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है। बाद में ये वर्क कैसे करता है नेक्स्ट क्लास में आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम एक लाइट से, ऑर्डिनरी लाइट से, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट या प्रकाश स्रोत और लेज़र में क्या डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश स्रोत जो होता है उसमें आपको पता ही है 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ठीक है ना। उसमें अगर 7 कलर हैं, ठीक है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक, तो इसका मतलब उनमें अलग अलग लैम्डा भी हैं। उसमें क्या है, अलग अलग लैम्डा भी होगा जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब अगर अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य है, तो इसका मतलब उसमें अलग अलग म्यू भी होगा जिसको कहते हैं हम आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो प्रकाश स्रोत में सब कुछ मिक्स होता है, लैम्डा भी अलग अलग होते हैं, म्यू भी अलग अलग होता है। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। तो कोई भी प्रकाश है ना, उसको उत्पन्न करने के लिए उसके पीछे क्या प्रिंसिपल होता है वो समझने के लिए आपको एनर्जी डायग्राम समझ आना चाहिए। कोई भी परमाणु होता है ना, उसकी एनर्जी होती है, अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। हम ऐसे डायग्राम से दिखाते हैं कि एटम यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट पे। अगर इसको एटम को, किसी एक एटम की बात चल रही है, किसी एक परमाणु को अगर एनर्जी मिल जाए किसी भी तरीके से, चाहे हीट दे के मिले, चाहे रेडिएशन दे के मिले, कोई विकिरण को आपतित करा के मिले, तो होगा क्या, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये एक्साइटेड हो जाएगा। अगर ये एक्साइटेड हो जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तेजित अवस्था, इसको कहते हैं मूल अवस्था, इसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था। तो अगर ये उत्तेजित अवस्था में आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड बाद ही वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। होगा क्या, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हम रेडिएशन की फॉर्म में दे सकते हैं या हीट की फॉर्म में दे सकते हैं। एटम एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, हम ये बोलते हैं कि एटम जो है वह एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद पहुँच गया, इसका मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ गई है। एनर्जी बढ़ गई तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट के ऊपर। लेकिन रूल ये है, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल जो होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम होता है कि जो ऊर्जा उसने ली है वो वापस उसको रिलीज भी करनी पड़ेगी, उसको एमिट भी करनी पड़ेगी। तो जब वो एटम की एनर्जी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगी तो इस केस में वो एक फोटोन के रूप में ऊर्जा को क्या करेगा, एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर ये जो फोटोन मिल रहा है ये हमारे लिए क्या होता है, प्रकाश होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, लाइट होती है। तो लाइट कैसे मिलती है, लाइट मिलती है कि हम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने के बाद वो उत्तेजित होता है, उत्तेजित होने के बाद वो जब वो मूल अवस्था में आता है
तब वो फोटोन के रूप में हमें प्रकाश देता है और हमें विजिबल दिखाई देती है। ये प्रकाश कुछ भी हो सकता है, वैसे तो आपको पता है रेडिएशन का टाइप होता है प्रकाश। रेडिएशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, ठीक है ना, सारी वेव्स आती हैं। मैं प्रकाश को लेके समझा रहा हूँ आपको। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये जो फोटोन मिल रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लैम्डा है वो लाइट की रेंज में मिले, आपको ज़्यादा कम भी मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल प्रकाश इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब अगर हम ऐसी कल्पना करें किसी प्रकाश की जो मोनोक्रोमेटिक हो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो माने क्या हो गया कि सिंगल या एक, क्रोमेटिक का मतलब होता है रंग, यानी एक कलर हो उसका, तो इसका मतलब उसका लैम्डा क्या होएगा, फिक्स होएगा। सीधी सी बात है, अलग अलग कलर के अलग अलग लैम्डा होते हैं, तो इसका मतलब लैम्डा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी हम ये मान सकते हैं कि कोई ऐसा प्रकाश जिसकी वेव कुछ ऐसे हो, ये जो डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो कि अगर पीक टू पीक देखें तो इनका गैप फिक्स है, जितना गैप इसके बीच में उतना ही गैप इसके बीच में, उतना ही गैप इसके बीच में। इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों तरंग के लिए लैम्डा समान है, यानी कि तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ क्या है, सेम है। अगर वेव लेंथ सेम है तो इस प्रकाश को या इस लाइट को बोलते हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये जो हमारे पास प्रकाश होता है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये क्या होती है, क्रोमेटिक लाइट होती है। क्रोमेटिक में सारे कलर होते हैं, जबकि मोनोक्रोमेटिक में एक ही कलर होएगा। अगर कलर एक है तो लैम्डा भी एक होएगा, और लैम्डा एक है यानी वेवलेंथ एक है, तरंग दैर्ध्य एक है, इसका मतलब उसका आवर्ती भी एक होएगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होएगी, ठीक है ना, यानी म्यू भी उसका क्या होएगा, फिक्स होएगा। इसके बाद लेज़र पे आते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो लेज़र समझना बहुत ही आसान है। लेज़र में एक चीज़ और होएगी, नहीं बस लैम्डा तो फिक्स होएगा ही होएगा। अगर डायग्राम बना के देखें इसका तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे दो वेव देख रहे हो, दोनों का लैम्डा समान है, लेकिन एक चीज़ और है वो भी समान है, वो क्या है, कला। इनका फेस समान है। इसमें क्या है, इसका फेस और इसका फेस अलग अलग है, इसकी कला अलग अलग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो जिसमें लैम्डा भी समान हो और फेस भी समान हो, यानी कि वेवलेंथ और फेस, यानी कि तरंग दैर्ध्य और कला अगर एक जैसी हो, तो वो लाइट क्या होती है, वो हमारे लेज़र होती है। लेज़र क्या होती है, लेज़र डायरेक्शनल लाइट होती है, मतलब कि इसकी दिशा फिक्स होती है। दूसरा और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लेज़र में आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, एक तो इसका लैम्डा फिक्स होएगा, दूसरा फेस फिक्स होएगा, यानी कि कला इसकी नियत होएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है या लेज़र होता है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी में क्या फ़र्क होता है, इसको समझते हैं। तो कोई भी लाइट है, अगर आप उसके परिणामी तीव्रता निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक स्क्रीन लेनी पड़ती है, पर्दा लेना पड़ता है, उसको कोई पॉइंट मान के उस पॉइंट पे हम स्टडी करते हैं कि उस पॉइंट पे जो वेव गिर रही है, आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पर क्या तीव्रता मिल रही है। तो परिणामी तीव्रता किसी बिंदु पे अगर आप निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस डैश डैश IN के इक्वल आएगा। मान लेते हैं कि उसमें n परमाणु हैं, तो हमारे पास यहाँ पे I1 से लेके IN तक का सम हो जाएगा। आप इसको n इंटू I1 लिख सकते हो अगर प्रकाश स्रोत समान है। प्रकाश स्रोत समान होने का मतलब है कि परमाणु एक जैसे हैं, तब हम ये मान सकते हैं कि I किसके इक्वल होएगा, n I1 के इक्वल होएगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको डायरेक्ट प्लस क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि दो ही परमाणु हैं, ठीक है, दो परमाणु के लिए देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। दो परमाणु के लिए एक बार हम आयाम निकालते हैं। आपको पता ही है व्यतिकरण के केस में क्या होता है, आयाम किसके इक्वल होता है, E1 प्लस E2 के इक्वल होएगा। लेकिन साथ में क्या होता है, साथ में अगर इसको अगर देखा जाए परिणामी तीव्रता, तो वो क्या बनती है, E² E1² E2² प्लस 2 E1 E2
कोस थीटा आती है। मान लेते हैं कि उनके बीच में E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है, थीटा है। E यहाँ पे क्या आयाम है, एम्पलीट्यूड है, और सिर्फ दो परमाणु की बात चल रही है, तो दो परमाणु का परिणामी आयाम किससे निकालेंगे? E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा से निकालते हैं हम। अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो औसत वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर E स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है E स्क्वायर के, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये दो परमाणु के लिए हमने देखा, तो सिंपली हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई? I1 प्लस I2 आ गई। अगर मान लो n परमाणु हो तो हमारे पास I की वैल्यू क्या बनेगी? I1 प्लस I2 प्लस डैश IN बन जाएगी। और परमाणु स्रोत अगर एक जैसा हो, यानी सभी परमाणु एक जैसे हो, तब हमारे पास I की वैल्यू क्या बनेगी? n इंटू I1 बनेगी। ये सारी प्रकाश की तीव्रता हम निकाल रहे हैं सिंपल प्रकाश के लिए, यानी ऑर्डिनरी लाइट के लिए। लेज़र के लिए हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या है कि क्योंकि ये डायरेक्शनल है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा? E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस डैश EN आ जाएगा। इसके बाद अगर प्रकाश स्रोत एक जैसे हों, यानी सभी परमाणु एक जैसे हों, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या बनेगी? n इंटू E1 बन जाएगी। हमें ये भी पता है वापस से कि I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है E स्क्वायर के, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा I इक्वल्स टू n स्क्वायर I1 आ जाएगा। अगर ये दो इक्वेशन ध्यान से देखें, इसको और इसको, तो साफ पता चलता है कि लेजर की तीव्रता होती है ना, वो ऑर्डिनरी लाइट से या प्रकाश की तीव्रता से n गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, यानी लेज़र की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता से n गुना ज़्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेज़र की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता से n गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में आपको बता दी उत्तेजित अवस्था, जब परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड तक ये उत्तेजित अवस्था में ही रहता है। इसके बाद ग्राउंड स्टेट मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था, जब परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है, यानी ऊर्जा उसकी साम्य अवस्था में होती है। इसके बाद कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। कोहेरेंट वो होते हैं जिसमें कला क्या होती है, फेस क्या होता है, समान होता है। या फेस डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, यानी कि कलांतर क्या होता है, 0 होता है, या कला क्या होती है, एक जैसी होती है। इसको कहते हैं कोहेरेंट लाइट। तो इसका मतलब ये जो लेजर लाइट है ये कोहेरेंट लाइट होती है, क्योंकि इसमें फेस क्या है, समान है। आप देख सकते हो फेस इसका एक जैसा ही है, ये नहीं कि एक वेव ऊपर की तरफ है एक वेव नीचे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या है, कोहेरेंट लाइट है। और इनकोहेरेंट लाइट क्या होती है, इसमें फेस सेम नहीं होता, यानी कि ये जो हमारे पास लाइट है, ऑर्डिनरी जो लाइट होती है वो क्या होती है, इनकोहेरेंट होती है। इसके बाद लेज़र में एक चीज़ और खास बात होती है, ये मोनोक्रोमेटिक तो होती है, यानी इसमें क्या लैम्डा एक जैसा होएगा, यानी मोनोक्रोमेटिक होएगी, यानी तरंग दैर्ध्य एक ही है। तरंग दैर्ध्य एक ही, इसका मतलब प्रकाश एक ही रंग का होएगा, एक ही कलर का होएगा। तो ये हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है और हाईली डायरेक्शनल होती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है लेज़र की। आपने देखा होगा कि जो पॉइंटर लाइट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, वो कितनी भी दूर उसको फॉल करा लो, इंसिडेंट करा लो, वो एक पॉइंट ही बनाती है। तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो वाइड नहीं होती, वो डायरेक्शनल होती है, वो फिक्स होती है। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि इसको हम कहते हैं स्वतः उत्सर्जन, इसको कहते हैं हम उद्दीप्त उत्सर्जन। इसमें फर्क क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो वो उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, इसके बाद वो अपने आप ही स्वतः ही मूल अवस्था में आता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास
उत्सर्जन हुआ है ना, ये हमारे पास कौन सा ऊर्जन है, ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यानी स्वतः उत्सर्जन है। ऊर्जा हमने दी है लेकिन बाद का काम अपने आप हो जाएगा, इसको नीचे आने के लिए कोई ऊर्जा देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही नीचे आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उद्दीप्त उत्सर्जन, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये नीचे तो आता है लेकिन साथ में हम इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए पीछे से और भी विकिरण देते हैं इसको। यानी कि मान लो हमने यहाँ विकिरण दी, उत्तेजित हो गया, उत्तेजित होने के बाद अब ये जैसे ही मूल अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, ये फोटोन को एमिट करेगा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में हमने एक रेडिएशन और दे दी पीछे से, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी कि हमें फिर एम्पलीट्यूड यानी कि जो इसका आवर्धन है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, लेजर क्या होता है, लेजर होता है एम्पलीफाइड आवर्धित प्रकाश होता है। ये कौन सा प्रकाश होता है, आवर्धित प्रकाश। तो अब आपको मैं बताता हूँ लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इतनी टर्म्स आपको समझ आ गई तो आपके लिए फुल फॉर्म निकालना बहुत आसान है। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफाइड होती है बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ आर माने रेडिएशन। मतलब कि रेडिएशन होती है, कौन सी रेडिएशन होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, यानी कि उद्दीप्त उत्सर्जन के थ्रू जो हमारे पास एमिशन मिलता है वो हमारे पास क्या होती है, रेडिएशन होती है। इसके बाद वो एम्पलीफाइड भी होनी चाहिए, यानी आवर्धित भी होनी चाहिए, यानी इसमें ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो दूर तक जा सके या फिर हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके, तो वो उसमें एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। तो इस टाइप की लाइट को हम क्या बोलते हैं, लेज़र लाइट बोलते हैं। इसमें एक टर्म हो रहा है मेजर। मेजर की फुल फॉर्म सारी वैसे के वैसे ही, बस एम का मतलब यहाँ पे क्या है, माइक्रोवेव है। तो मेजर का मतलब हो गया माइक्रोवेव एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है, हाईली मोनोक्रोमेटिक में एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इसमें जो लैम्डा है वैसा तो फिक्स होता है, लेकिन जो फिक्स लैम्डा है उसकी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू जो होती है ना वो एक्स रे से लेके माइक्रोवेव तक की होती है। यानी लैम्डा जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है इसका। एक्सरे का लैम्डा आपको पता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसी कैटेगरी का लैम्डा होना चाहिए, यानी लैम्डा बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अगर लैम्डा स्मॉल है यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, आवृत्ति उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य है उसकी होनी चाहिए कम और आवृत्ति होनी चाहिए ज़्यादा। इस टाइप की लाइट में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेज़र में ये प्रॉपर्टी होती है। लेज़र में कभी भी लैम्डा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी आपको कम नहीं मिलेगी। तो ये सारी टर्म मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे टॉपिक करेंगे ना तो ये वर्ड्स आते रहेंगे, कभी स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, कभी स्टिमुलेटेड आ जाएगा, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, उद्दीप्त जो है ना ये एक शब्द साइकोलॉजी में भी आता है, मनोविज्ञान में भी आता है। उद्दीप्त का मतलब हम किसी को प्राइज़ देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, तो वो क्या होते हैं, बच्चे उद्दीप्त हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हम एक तरीके लालच देते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम हुआ है, हमने यहाँ पे इसको ऊर्जा दी है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे रेडिएशन की फॉर्म में हो, हमने इसको ऊर्जा दी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि ऊर्जा अपने आप नहीं आई, हमें कुछ देना पड़ा है इसको, हमें इससे उद्दीप्त करना पड़ा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है उद्दीप्त आपतन, ठीक है ना, यानी उद्दीप्त आपतन हुआ है, यहाँ पे उत्सर्जन नहीं हुआ, हमने कुछ दिया है इसको, उद्दीप्त आपतन हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पूछने के बाद क्या हुआ, स्वतः इसका उत्सर्जन हुआ है, लेकिन अगर हम साथ इसी के साथ एक विकिरण और देते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे उद्दीप्त उत्सर्जन। तो ये टर्म्स इसमें टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो फिलहाल आज ये सारा इंट्रो था लेज़र का। लेज़र
में एटम्स किस तरीके से एक्सटेंशन में जाएंगे, कैसे आएंगे, और इसका 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, डेरिवेशन क्या होते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जो फर्स्ट लेज़र इन्वेंट हुई थी वो थी रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र का भी हमारे पास टॉपिक आएगा, हम उसकी सारी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे कैसे काम करता है वो। तो यहाँ तक कि आप नोट्स ना लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।